नहीं करा मैंने। तो कह रहे हैं कि कल वाला लेक्चर आपने अपलोड नहीं करा, मैंने कहा नहीं करा। आज इंशाल्लाह कर दूंगा, क्योंकि वो है ही किस्तों में, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। बेसिकली रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपने एस्टिमेट करना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, और कोरिलेशन किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखना, ये को वेरिएशन कहलाता है। सर रिग्रेशन में आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई आप एस्टिमेट लगा रहे होंगे, वो एस्टिमेट आप किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से लगा रहे होंगे। वो वेरिएबल एक्स का भी हो सकता है, वो वेरिएबल वाई भी हो सकता है। अगर एक्स की वजह से वाई के ऊपर चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि वाई चेंज हो रहा है एक्स की वजह से, तो वाई डिपेंड करेगा एक्स के साथ, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। और अगर एक्स में चेंज आता है वाई की वजह से, तो इसका मतलब है कि एक्स में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो वाई की वजह से आएंगी, तो वो होगा एक्स ऑन वाई। बाय डिफॉल्ट वाई ऑन एक्स होगा अगर वो खामोश होगा। इसको इसमें क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछेगा, या रिग्रेशन लाइन पूछेगा या रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछेगा। रिग्रेशन लाइन यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, या आपसे डायरेक्ट b पूछा जा सकता है, वो बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई हो सकता है। कल हमने इसके फॉर्मूलाज देखे थे कि अगर बी वाई ऑन एक्स होगा तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, यानी कि जिसके ऊपर डिपेंड करेगा वो आपका डोमिनेंट पोजीशन पे आएगा या डिनोमिनेटर होगा। जो इधर बी एक्स ऑन वाई, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे, तो भाई वाई आपका क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है। एक्स यहां पर डिपेंडेंट है, और जो आपका इंडिपेंडेंट है जिसके ऊपर एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी वो आपका डिनोमिनेटर होगा, यानी कि वो आपके डिनोमिनेटर पे आ रहा होगा, यानी कि वेरिएंस ऑफ वाई यहां पर आपको नजर आएगा। इनके फॉर्मूलाज कल मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए, ये सिर्फ स्केटर डायग्राम अगर रिमूव कर दूं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज आपको दी है, वो कहे कि आप रिग्रेशन इक्वेशन निकालें y ऑन x, और दूसरी रिक्वायरमेंट हो x ऑन y, तो फिर आप क्या करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन निकालने को, इसके लिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहां पर x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई करेंगे। अब यहां पर आपको ए बी चाहिए और बी भी चाहिए। x की वैल्यू अगर गिवन होगी, इनमें से कोई भी x अगर कह दे कि x 12 पॉइंट करें, जब x 12 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर भी 12 पुट करके y की वैल्यू निकाल रहे होंगे। और अगर यहां पर सिर्फ x ही रखेगा तो आप सिर्फ x साथ लगा देंगे और आप कहेंगे कि x की जो भी वैल्यू वो बताए आप उसमें वैल्यू पुट करके y का आंसर निकाल लें। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉर्मूला से जाएं। अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं तो फिर आपको दो फॉर्मूला यानी कि बी वाई ऑन एक्स के फॉर्मूला से आएंगे, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स करना पड़ेगा। फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के भी दो फॉर्मूला थे, एक आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, एक ये था, और दूसरा फॉर्मूला था समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ये दो फॉर्मूलाज थे, दोनों फॉर्मूलाज में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दें, लेकिन वैल्यू कैसे पुट होगी, उससे पहले आपको समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई और समीशन वाई स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज चाहिए होंगी। अगर तो भाई किसी को कैलकुलेटर से मेथड भूल जाए कि आपने बी कैसे निकालना है, तो ये वैल्यूज की अगर आपने समीशन एक्स समीशन वाई निकालना होगा
तो कैलकुलेटर पर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कैलकुलेटर पे मोड, नंबर 3 पे स्टेट, सबसे पहले मोड, नंबर 3 पे स्टेट, नंबर 2 पे आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं, ए प्लस बी एक्स। सर अगर तो 2 प्रेस कर दें, अगर तो आपको बी वाई ऑन एक्स निकालना होगा, बाय डिफॉल्ट बी वाई ऑन एक्स निकालना होगा, तो आप एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई के कॉलम में वाई की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अगर आपको निकालना हो एक्स ऑन वाई, यानी कि उलट निकालना हो, तो फिर आप y के कॉलम में x की वैल्यू पुट करेंगे और x के कॉलम में y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर जैसे कि यहां पर आपको x के कॉलम में 2, 4, 5, 6, 8, 10 नजर आ रहा है, और अगर आपने y ऑन x निकालना है, तो आप यही x का कॉलम कैलकुलेटर के x के कॉलम में पुट करेंगे। लेकिन अगर आपको एक्स ऑन वाई निकालना है, तो फिर आप ये वाली जो डेटा में वैल्यूज आपको एक्स की नजर आ रही है, ये आपके कैलकुलेटर में वाई वाली साइड में पुट होंगी। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट हमारी है वाई ऑन एक्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट वाली। तो फिर जैसे एक्स की वैल्यू गिवन है, वैसे ही एज इट इज आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे होंगे। कैमरा ऑन कर दें। अब यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 is equal to 4 is equal to 5 is equal to 6 is equal to 8 is equal to 10। अब इसी तरह y वाली साइड पे आ जाए। अब y की वैल्यू 4 is equal to 6 is equal to 9 is equal to 12 is equal to 15 is equal to 17। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप प्रेस कर देंगे AC, शिफ्ट 1, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आपको सम नजर आ रहा है, 3 प्रेस करेंगे। अब देखिए 3 प्रेस करने पर आपको समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, इसके अलावा समीशन एक्स क्यूब, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई और समीशन वाई की पावर 4, मतलब तमाम वैल्यूज यहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स ये फॉर्मूला याद है, तो आप बार बार कॉलम बनाने की बजाय आप क्या करेंगे, यहां से आप अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्ट ए और डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फिर एसी प्रेस करेंगे। डेटा आपके पास ऑलरेडी पुट है, तो शिफ्ट 1, नंबर 5 पे आपको रिग्रेशन नजर आ रहा है, आप 5 प्रेस करेंगे, नंबर 1 पे आपको ए नजर आ रहा है, आप 1 इज इक्वल करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू, ए का आंसर क्या निकला 0.285 प्लस, अब बी की वैल्यू चाहिए, एसी प्रेस कर देंगे, शिफ्ट 1, नंबर 5, नंबर 2 पे आपको बी की वैल्यू नजर आ रही है 1.751। अगर x की वैल्यू है तो आप साथ x लिख देंगे, और अगर 12 लिखा है तो भाई इसकी जगह पर आप 12 पुट करके जो भी आंसर आएगा, फिर आपका वो y का आंसर आएगा जो आप इसकी जगह पर पुट कर देंगे, या आप एमसीक्यूज में ए बी सी डी में जो भी y की वैल्यू होगी आप वहां से देख लेंगे। अगर तो आपके पास ये y ऑन x था तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर x ऑन y आ जाएगा तो फिर आप ये x की वैल्यू कैलकुलेटर में y वाले कॉलम में पुट कर रहे होंगे, और इस y की वैल्यू आप कैलकुलेटर में x की जगह पे पुट करेंगे, तो आपके पास a और b का एग्जैक्ट आंसर निकलेगा।
कैलकुलेटर नजर नहीं आया था? चलिए अगेन देख लें। मोड मोड नंबर मोड प्रेस किया, नंबर 3 पे जाएंगे तो स्टैंड नजर आया। नंबर 2 पे आएंगे, ए प्लस बी एक्स का कॉलम आपको नजर आएगा। अब मैं 2 प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाटा पुट किया है। अब आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको एक एक्स और एक वाई का कॉलम नजर आएगा। फिर एक्स की वैल्यू 2, फिर इज इक्वल करेंगे तो नीचे वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर आप 4 इज इक्वल करेंगे तो 5 में, फिर ड्रैग करके आप दोबारा वाई के कॉलम के स्टार्ट में ले जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज नजर आएंगी। मेरा भी खाली हो गया जी। नोट 3 2 x2 is equal to 4 is equal to 5 6 8 10, इसी तरह 4 is equal to 6 9 12 15 17। ये वैल्यूज पुट करने के बाद एसी प्रेस करेंगे, शिफ्ट 1, नंबर 5 पे रिग्रेशन, नंबर 3 पे अगर आएंगे तो आपको तमाम समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, समीशन वाई स्क्वायर तमाम की वैल्यूज मिल जाएंगी। नंबर 5 पे आएंगे तो आपको ए बी आर एक्स बार वाई बार की वैल्यू नजर आएंगी। आपको अगर ए चाहिए 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 0.5285 और इसी तरह आप अगेन एसी प्रेस करके शिफ्ट 1, उसके बाद नंबर 5 नंबर 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। बी का आंसर 1.751 और एक्स की जगह पर आप एक्स पुट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में कोई एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो आप इस इक्वेशन में पुट करके वाई का आंसर दे रहे होंगे। तो ये आपकी भी नजर नहीं आया था इनको, ये पहले के था ना। इसके बाद अगर आपको ये तो आपको नजर आ जाएगा बी की वैल्यू ए की वैल्यू और यहां से आप ए प्लस बी वाई यानी कि निकाल सकते हैं। आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसके अलावा कोवेरियंस से क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन कोवेरियंस से आ जाए तो भाई कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेरियंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। नंबर 1 पे आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आर का आंसर निकल आएगा। इससे पहले अगर देखें तो हमने बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई के लिए क्या किया था? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स या वेरिएंस ऑफ वाई किया था। अब क्या हो जाएगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी कि आपने वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई के ऊपर सिर्फ पर्दा डालना है, बाकी आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही बन जाएगा। वेरियंस ऑफ एक्स के ऊपर आप स्क्वायर रूट डालेंगे या पर्दा डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। एक फॉर्मूला आपके पास ये। दूसरा फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ regression coefficient या product of regression coefficient, geometric mean of the product of both regression coefficient। अब regression coefficient एक है जी b y on x और दूसरा b x on y, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और साथ ही उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रिग्रेशन का कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव की होंगी बी वाई एन एक्स की
या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव की होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर सिमिलर इन साइन देन दिस क्वेश्चन कंटेन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तब सॉल्यूशन कंटेन यानी कि सॉल्यूशन रखता होगा, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैथ एरर या नॉट पॉसिबल टू सॉल्व होगा। ये उस वक्त सॉल्व होगा जब बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव या बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व नहीं होगा। रही बात आंसर को रिप्रेजेंट करने की, भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा आंसर के साथ आपने साइन वही लगाना है जो इनकी अमाउंट या इनकी वैल्यूज के साथ साइन होगा। अगर पॉजिटिव का साइन है तो आंसर आर इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव है दोनों तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर आर दोनों की वैल्यू जो नेगेटिव में है आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इवन कैलकुलेटर के ऊपर पॉजिटिव शो होगा लेकिन आपको की में जहां नेगेटिव नजर आएगा आपने नेगेटिव आंसर लगाना होगा। और अगर आर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस तो आंसर नो, कोई आंसर नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला इसका रिप्रेजेंट नहीं करवाऊंगा, जस्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा। रिप्रेजेंट मैंने नॉर्मल अपनी क्लास में करवाया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है कि ये फॉर्मूला बना कैसे या रिप्रेजेंट कैसे हुआ। आपने फॉर्मूला लिखना है जी, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर एस वाई ओवर एस एक्स और बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस एक्स ओवर एस वाई। और ये एस एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपके इस्तेमाल होंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहने या कोरिलेशन, इन दोनों वर्ड से वो क्वेश्चन पूछ सकता है और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एमसीक्यूज के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि इसकी रेंज जो है वो -1 से +1 के दरमियान होगी। इसके आंसर की रेंज -1 से +1 के दरमियान होगी। अगर -1 से कम या +1 से ज्यादा आंसर आए तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर आर का आंसर ये ना हो कि ये बी वाई एन एक्स का आंसर पूछा हो तो ये निकला 2.3 और आप कहें कि सर ये तो रिग्रेशन में फॉर्मूला पूछा था लेकिन आंसर तो देखें किसका आया है, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का आया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं इसकी वैल्यू गिवन करके देगा तो वो -1 से +1 के दरमियान ही गिवन करके देगा क्योंकि आर का आंसर कभी भी -1 और +1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसके दरमियान ही आएगी। क्या +1 या -1 आ सकता है? यस, -1 या +1 आ सकता है या इनसे कम आएगा लेकिन इनसे ग्रेटर नहीं आएगा। इसी तरह तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट है जी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट का है। डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसे आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये रिग्रेशन का कोरिलेशन का फॉर्मूला लेके आते हैं जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। तो ये आपके पास
डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होगा, और इसके आंसर की रेंज -1 0 से इसकी 0 से +1 के दरमियान रेंज रहेगी। ये कभी भी माइनस में इसका आंसर नहीं जाएगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जी, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन, अब रैंक कोरिलेशन क्या होता है जी कि आपने सबसे पहले जो नंबरिंग, वैसे बेसिकली इसे कहते हैं स्पेयर्स में रैंक कोरिलेशन, तो ये रैंक कोरिलेशन है। सिंपल इसे रैंक कोरिलेशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ही हम पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, रैंक कोरिलेशन R इज इक्वल टू 6 समीशन D स्क्वायर ओवर n स्क्वायर -1 1 माइनस, बल्कि ये ओवरऑल है ना, 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1। अब एक क्वेश्चन यहां से हम ऊपर से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले वो आपको A और B दो वैल्यूज दे देता है जी। एक वैल्यू आपको सेट बना के दे देता है, या इनकी वैल्यूज ना ऐसे भी आ सकती हैं पेयर्स की शक्ल में। अगर आपको पेयर्स की शक्ल में वैल्यूज दी हैं, फॉर एग्जांपल 3 7 9 11, उसके बाद 14 27, और इसके अलावा 18 और 20 का, मतलब पेयर की शक्ल में है। अब ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, तो पहली वैल्यू किसकी होगी? एक्स की। एक्स की वैल्यूज आपको दे दी 3 9 14 और 18, और वाई की वैल्यूज क्या दे दी है आपको? 7 11 27 और 20। ये वाई की वैल्यूज आ गई हैं। मतलब वैल्यूज देने का अंदाज उसका डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू बना ली। अब आपने क्या करना? रैंक कोरिलेशन। तो भाई सबसे पहले एक्स और वाई, ये मैं रैंकिंग में ही लिखूंगा भाई, ये रैंक देकर ही लिखूंगा। अब रैंक में दे रहा हूं रेड कलर से। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 18 वाली, उसके बाद 14 वाली, उसके बाद 9 वाली, और फिर ये रैंकिंग दे दी। अब रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 4 3 2 1। एक्स की वैल्यू रैंकिंग के अकॉर्डिंग यही बनेगी ना, जिस तरतीब में रैंक है, चाहे वो रैंक आगे पीछे हो। 4 3 2 1, जैसे कि वाई में होगा सबसे बड़ी वैल्यू 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। आपने लिखनी तरतीब से है, 4 3 1 2। आपने लिखनी तरतीब से, जिस तरतीब से रैंकिंग आई है। अब ये जो मैंने कर लिया ये रैंकिंग है। अब ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। रैंक कर लिया। रैंक करने के बाद अब क्या करना है जी? इनका लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कितना बनेगा? 0 0 1 -1। फिर क्या लेंगे डिफरेंस का स्क्वायर? 0 0 1 1। इनका सम लेंगे, क्या बनेगा जी? क्योंकि समीशन डी स्क्वायर चाहिए, तो क्या आ गया? सम 2। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर निकला है 2 इंटू 6, क्या बन गया? 12 डिवाइडेड बाय एन कितना? 4। वैल्यूज कितनी है? 4। अब क्या लेंगे? 4 और 16 -1। सॉल्व करके आंसर बताएं कितना निकला है। 0.8। क्या हमारा आंसर रेंज से ज्यादा गया? नहीं। इवन हमने एक इमेजिनरी डेटा है, इसके ऊपर कोई पहले वर्किंग नहीं हुई कि इसको तैयार ही रैंक कोरिलेशन के अकॉर्डिंग किया हो, या हमने इमेजिनरी डेटा लिया है। क्या सर ये कैलकुलेटर पे हो सकता है? हो सकता है। रैंक कोरिलेशन भी कैलकुलेटर पे हो सकता है। आप अपने कैलकुलेटर ऑन करें, शिफ्ट 1 सॉरी मोड नंबर 3, उसके बाद 2। अब एक्स और वाई, मसला यहां पर है भाई, रैंक कोरिलेशन है ना। सबसे पहले रैंक दे। रैंक दे के क्या वैल्यूज आई? 4 3 2 1। रैंक वाली वैल्यू आप उसके कॉलम में ऐड करेंगे, 4 3 2 1। वाई के कॉलम में कौन सी वैल्यूज आएंगी? रैंक वाली, 4 3 1 2।
फिर आप क्या कर देंगे, ऐसी शिफ्ट 1, नंबर 5, नंबर 3 इज इक्वल टू 0.8 आंसर वही निकला। तो भाई आप रैंक कोरिलेशन को भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लेकिन पहले उन वैल्यूज को रैंक देके रैंक वाली वैल्यू आप एक्स और वाई के टेबल में या कॉलम में पुट कर रहे होंगे। क्लियर है? अगर अगर कोई एक और क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ मैं रैंकिंग तक करवाऊंगा, बाकी सारा क्या करेंगे, एज इट इज कैलकुलेटर पे पुट कर लेंगे। कोई भी डाटा ए और बी, यानी कि आप इसे एक्स और वाई ही समझें। ये है जी 58, 30, 40, 64, 27, चलें वाई की बी की वैल्यू 70, 40, 80, 50, 75। ये अच्छा हो गया, रैंकिंग शफल हो जाएगी। ये क्लास वाला क्वेश्चन है। चलो अब यहां पर सबसे पहली रैंकिंग 61, 61 सबसे पहले नंबर पे आएगा, 58 नंबर 2 पे, 53 और सॉरी 40 नंबर 3 पे, फिर ये 4 नंबर 5। ये कट कर दे, एक्स का हमारे पास रैंक आ गया, एक्स का रैंक आ गया कितना है जी, एक्स का रैंक 2, 4, 3, 1, 5। अब वाई की रैंकिंग चाहिए, तो ये 1, 75 वाला 2, 73, 4, 5। तो रैंकिंग आई 3, 3, 5, 1, 4, 2। अब ये सारा डेटा खत्म। अब कैलकुलेटर में ये एक्स और वाई के कॉलम में पुट करेंगे और आप रिग्रेशन में जाके आर निकालेंगे नंबर 5 पर। तो जो आंसर वो निकलेगा वो किसका निकलेगा, रैंक कोरिलेशन का निकलेगा। अगर किसी को मसला है तो भाई इसका डिफरेंस ले ले, डिफरेंस का स्क्वायर ले, जमा करवा ले, उससे भी निकाल के देख लेते हैं जी आर का आंसर क्या निकला है। हाँ रैंकिंग देखें, बिल्कुल ठीक हुई है। आर का आंसर क्या निकला है, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 4, 2। आंसर क्या निकला है, -0.2। तो ये आर है, ये आर है, आर स्क्वायर नहीं है, तो आर का आंसर -1 से +1 के दरमियान आ सकता है। तो आर का आंसर निकला -0.02, 0. तो भाई यही लिखा, यही पूछ रहा हूं। अच्छा जी, अब अगर अगर इसको मैनुअल करें तो क्या बनेगा, डी -1, -1, 2, -3, 3। बी का स्क्वायर क्या बनेगा, 11499, क्या बनेगा 24। ये समीशन डी स्क्वायर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू 24। नंबर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, 25 -1 सॉल्व करके आंसर बता दें, -0.2। तो भाई जिस तरीके से मर्जी चले जाएं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। -1 से +1 आर की और आर स्क्वायर की रेंज है जी 0 से +1 के दरमियान। बी की कोई रेंज नहीं है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की कोई रेंज नहीं है। चलें जी, इसके बाद आते हैं जी इससे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में। अगर अगर आपके पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 0.48 और बी एक्स ऑन वाई की है 0.56, तो मुझे आप आर कैलकुलेट करके दें कि क्या निकलेगा, आर स्क्वायर सॉरी। जीरो पॉइंट 0.2। अच्छा जी, अगर आर आपको दे दे, वो कह दे भाई कि आर की वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 64। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकलेगी, फिर अंडर रूट लेंगे तो ये 64 क्या बनेगा 8, तो वैल्यू क्या आएगी 8। मतलब कि ये आंसर निकलेगा तो आप प्लस माइनस उसे 8 कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर माइनस में जाएगा नहीं तो आप सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद कोरिलेशन, कोरिलेशन के असाइनमेंट में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि हम डायग्राम कर ही लें। अब इसमें डिग्रीज होंगी 5, डिग्रीज होंगी 5। भाई या तो इसका आंसर हमने रेंज क्या देखी कोरिलेशन की, कोरिलेशन की रेंज देखी -1 से +1 के दरमियान। तो -1 अगर है तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो भी रिलेशन होगा वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर -1 है तो परफेक्ट रिलेशन होगा, लेकिन परफेक्ट होगा किसमें, नेगेटिव में। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर +1 आ जाए तो फिर क्या होगा, परफेक्ट। अगर सिंपल 0.1 से +1 मतलब +1 एग्जैक्टली ना आए, 0.9 तक आए, यानी कि पॉजिटिव में कोई भी आंसर आ जाए लेकिन एग्जैक्ट 1 ना आए, तो वो वाला आंसर क्या कहलाएगा, ये 0.001 या 0.001, मतलब कि ये कह लें कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाए लेकिन +1 +1 एग्जैक्ट ना आए, तो वो वाला सिर्फ आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, भाई नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर 0 आ जाए तो फिर आ जाएगा नो रिलेशन। क्लियर है। अगर ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे, अगर डायग्राम्स के साथ पूछ ले तो भाई डायग्राम में अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन अपवर्ड हो तो जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव। अगर ये डायरेक्शन खत्म कर रहा हूं, अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अगर पॉइंट्स कुछ इस तरह से आपको नजर आए तो भाई आप ये तो पता चल रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड है। तो ये रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव को रिलेशन होगा एक्स और वाई के दरमियान, ये एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव को रिलेशन होगा। सर अगर यहां पे वो बिल्कुल करीब करीब है, नहीं स्ट्रॉन्ग भी होगा, परफेक्ट भी कह सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर बिल्कुल पास पास पॉइंट्स हैं और ये लेफ्ट से राइट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप परफेक्ट पॉजिटिव कहेंगे या स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। आपको ये दोनों वर्ड पेपर में नजर आ सकते हैं, या इसकी जगह +1 का ऑप्शन भी होगा तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में सेम इसी तरह ही आपको ऐसे नजर आए तो फिर ये क्या होगा, ये नेगेटिव रिलेशन होगा, लेकिन नेगेटिव में ये इनके पॉइंट्स बिल्कुल पास पास आपको नजर आएंगे तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। और अगर कोई ऐसी डायग्राम आपको नजर आ जाए तो नो रिलेशन, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई भी डिफरेंस नहीं होता, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग एक जैसा ही है, बस अंगूठा दिखाने का स्टाइल अलग अलग होगा। परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, बात एक ही, स्ट्रॉन्ग परफेक्ट। और बाद में ऐसे ऐसे कर दो तो झींगा
ये क्या, ये भी फिगर। अच्छा, ये डायग्राम में अगर आ जाएंगे तो आप इन्हें ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे असाइनमेंट में। अब आगे हम असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले सारे आपके थ्योरी वाले हैं। इफ द टू वैल्यूज टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव। इसके बाद इसकी जो डायग्राम होती है इसे स्कैटर प्लॉट डायग्राम कहते हैं। अगर आर का आंसर, जैसे कि यहां पर देखें, उसने आर दे दिया 0.81, मतलब वो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्क्वायर इज 0.81। जब आप इसका लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर, तो आप क्या कर लेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट, ये कैंसल, ये आपके पास बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू प्लस 0.9 और माइनस 0.9। तो ये आंसर आपके पास बन रहा होगा। तो आर का आंसर प्लस और माइनस की रेंज में आता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट? तो भाई जब वो 1 होगा तो इसका आंसर, वो तो इक्वल 1 है तो इसका आंसर +1 और -1 होगा, क्योंकि जब आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे तो अंडर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 करेंगे तो ये आर इज इक्वल टू +1 प्लस -1, यानी कि प्लस और माइनस आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने अभी यहां पर बताया कि आपने, मैंने रेस कर दिया था वो आर वाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वाला। अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आर इज इक्वल टू +-4। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, पहले आर आपके पास होगी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, और अगर उसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि सिंपल आर चाहिए होगा तो आप उसके ऊपर पर्दा डाल के उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ना ले। इसके बाद एमएस रिसर्च कंपनी 12, इसमें यही है कि भाई जो एक्स की वैल्यू चेंज होगी वही साथ साथ वाई की वैल्यू में भी चेंज आएगा। भाई अगर यहां प्लस है तो उतने से बढ़ेगी, अगर माइनस है तो उतने टाइम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले ये साइन देखना है, प्लस है या माइनस। अब यहां अगर माइनस होता तो जो भी वैल्यू ये होती 1 होता 2 होता तो वो 0.5 से क्या होता मल्टीप्लाई, तो उतने से ही उसे क्या करवा देती, डिक्रीज। अब अगर प्लस है तो उतने से क्या करवाएगी, इंक्रीज करवाएगी। तो यहां पर वेट विल इंक्रीज। अब देखें, वो कहते हैं एक्स ऑन वाई, लाइन वाई का, और एक्स रिप्रेजेंट करता है हाइट इन सेंटीमीटर और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट इन किलोग्राम। तो वेट इंक्रीज होगा अगर एक्स यानी कि सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या सेंटीमीटर इंक्रीज होगा हाइट में, जब वेट डिक्रीज होगा। ये गलत हो गया। आपका इंक्रीज कौन सा होना चाहिए, वाई इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि वेट इन किलोग्राम इंक्रीज होना चाहिए। किसके इंक्रीज होने से, हाइट के इंक्रीज होने से। यहां सेंटीमीटर इंक्रीज विद इंक्रीज, भाई आगे किलोग्राम लिखो और लिखो 12.33। 12.33 से इंक्रीज नहीं होगा बल्कि 0.56 से होगा। उसने पहले क्या किया, उसने 11.85 के अंदर 0.5 भी ऐड करके उससे 12.33 कर दिया। ऐसे नहीं होना, पहले आप x को उस b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर साथ आप ऐड करवाएंगे, ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इसी तरह ये भी फिर क्या होगा, गलत होगा। आपने इस इक्वेशन में अगर 11.87 प्लस 0.5x है तो पहले जो भी x होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उतने गुना से बढ़ेगा और फिर इसके अंदर ऐड होगा, फिर ऐड होगा, तो फिर आप उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे, अदरवाइज उसका आंसर सही नहीं आएगा। कहां गए 16 वाले, वो कह रहे जी ऑल पॉइंट क्लस्टर अराउंड ए सिंगल पॉइंट ऑन ए स्कैटर डायग्राम।
तो भाई एक वो कह रहा है कि एक पॉइंट के गिर्द सारे फैले हों तो फिर वो क्या होगा, नो रिलेशन। अगर मैं एक पॉइंट बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट बनाया, बाकी सारे इसके इर्द गिर्द फैले हुए हैं और वो पॉइंट रेड कलर का है, इसके इर्द गिर्द फैले हुए हैं बाकी तमाम पॉइंट्स, तो क्या इनका कोई आपस में रिलेशन होगा, नो रिलेशन। अगर वो सारे एक साथ होंगे मतलब करीब करीब होंगे तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशन, बिल्कुल पास पास होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि +1 वाला ऑन द लाइन या बिल्कुल परफेक्ट आएंगे तो +1 का आपका रिलेशन बनेगा। इसी तरह हाँ मॉडरेट दरमियाना, लेकिन है नहीं, मॉडरेट दरमियाना जो कह रहा है ना वो है नहीं, वो इसी डायग्राम में आ जाता है जो प्लस वाली है। इसके बाद वो कहते हैं जी कि आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, ये एक्स और वाई की वैल्यूज आपको गिवन कर दी है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन करके कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन निकालें, तो आप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करेंगे, a की वैल्यू भी आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगी और b की वैल्यू भी, आप ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आप ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करेंगे, एक्स के और वाई के कॉलम में आपके पास ए की वैल्यू भी आएगी और बी की वैल्यू भी आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। करके देख सकते हैं, घर में वेले ही होना है और क्या करना है, अब तो लाहौर भी हार गई है। चले कर ले सॉल्व इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई को, शाबाश सॉल्व करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद एसी प्रेस कर दें, फिर शिफ्ट 1, नंबर 5 पे रिग्रेशन, नंबर 1 पे ए नजर आएगा, आप 1 प्रेस करेंगे तो ए का आंसर आ जाएगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले ए होगा, उसका आंसर -61.86 ही निकला है। चले प्लस बी का आंसर कितना निकला है, 9.11। मेरा ए का 92, नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सेम इसी तरह 147 क्वेश्चन भी है, इसमें भी आप एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। आप क्या करेंगे, अब देखें उन्होंने क्या लिखा, वाई ऑन एक्स, तो बाय डिफॉल्ट वाई ऑन एक्स ही होता है, ना भी बताते। इसके बाद यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे जो कि कल हमने फॉर्मूला किया था, y ऑन x है तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y, आप वो वैल्यूज पुट करके इसका आंसर लेंगे। इसके बाद परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, कोरिलेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, तो भाई साथ नहीं है तो प्लस ही है। इसके बाद इफ ऑल पॉइंट्स ऑन स्कैटर डायग्राम लाइज ऑन द रिग्रेशन लाइन देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज 1 से -1 के दरमियान ही रहेगी, पूछने का अंदाज डिफरेंट है, कोरिलेशन की रेंज 1 से -1। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि अगर इसमें मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछेगा तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई पूछा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल देंगे। और अगर उसने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछे तो इसका मतलब है आर इज इक्वल टू √ बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई पूछा है, तो इसके लिए यहां से वाई ऑन एक्स से बी वाई ऑन एक्स निकालेंगे और एक्स ऑन वाई से बी वाई ऑन एक्स निकाल के, अगर दोनों के साथ साइन सेम है तो सॉल्व होगा, अगर दोनों के साथ साइन सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो आंसर के साथ, जो वैल्यूज के साथ साइन होंगे वही आंसर के साथ साइन लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में, अगर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है तो फिर नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। करके देख लें, कैलकुलेटर निकालने में वैल्यूज लिखवाता हूं, 0.4 अंडर रूट लिखें जी, अंडर रूट 0.48 मल्टीप्लाई -0.56 निकाल दीजिए आंसर। हाँ क्या हुआ, एक बी वाई ऑन एक्स मैंने पॉजिटिव लिया,
एक मैंने क्या लिया, नेगेटिव, आंसर क्या निकला, एरर निकला है। लेकिन ये नेगेटिव आप खत्म करके देखें, अब ये नेगेटिव खत्म कर दे, 0.48 इंटू 0.56 करें, आंसर आ गया। अगर आप माइनस सॉल्व करें तो भाई इसके साथ ये तो सॉल्व होगा, फिर जो साइन बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई के साथ होगा आपने आंसर के साथ वही लगाना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में बच्चा कैलकुलेटर पे करेगा और कैलकुलेटर में आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन जो साइन बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई के साथ होगा आप वही आंसर के साथ लगा के उसे सिलेक्ट करेंगे। सर एरर नहीं, मैथ एरर। अब इसके साथ देखिए यहां पर क्या है जी, -2.5x। भाई जो भी x की वैल्यू होगी वो आपकी y की वैल्यू कितने टाइम डिक्रीज करवाएगी, 2.5 टाइम डिक्रीज करवा देगी, क्योंकि यहां पर माइनस है। अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो 2.5% से 2.5 टाइम्स इंक्रीज करवा देता पॉजिटिव वैल्यू। कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। भाई अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लेना है, वो कह रहा है जी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव में हो, और अगर उसका आर आप यानी कि रिग्रेशन कोरिलेशन निकालें तो उसका आंसर क्या होगा, भाई या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ 35.6% ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वाई, ये वेरिएशन निकली है 0.36%, ये वेरिएशन निकली है, तो ये क्या बनेगा 36% का 0.36, ये 0.36 बना है। ये जो वेरिएशन होती है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में होगी, ये जो वेरिएशन आपको नजर आती है ये वेरिएशन बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की ही वैल्यू होती है। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे और इससे आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे एक्स में या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, तो इसका आंसर या 0.6 पॉजिटिव में बनेगा या -0.6 में बनेगा। यही आंसर बना है। भैया मैंने परसेंटेज को खत्म किया तो 0.36 बना, फिर मैंने क्या लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे वेरिएशन से कहां पर लेके आना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर में कन्वर्ट करना है। बेसिकली ये होता है आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। उसका आंसर निकला 36%। अगर परसेंटेज को खत्म करूंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, अगर आर लेके आऊंगा तो अंडर रूट 0.36, तो ऑप्शन सी आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35, तो आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास या इसे परसेंटेज में ले आएंगे तो 35%। 35% वाई में वेरिएशन आएगी, किसकी वेरिएशन की वजह से, एक्स की वेरिएशन की वजह से। ये तो सारी मैंने करवा दिया, आप तो क्या करेंगे आगे, तो 11वां 12वां। ओफो 151 कल वाली क्लास नहीं ली थी। एक इक्वेशन करवा दूंगा एक्स ऑन वाई वाली। भाई एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। अब आप इस इक्वेशन को आप इस रिग्रेशन लाइन या इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो ये रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास है जी 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 3y आ जाएगा। इसे रीअरेंज करेंगे, मतलब इस सब को आप इस इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y। तो अब ये जो a है ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, और ये b कौन सा होगा, b y ऑन सॉरी बी एक्स ऑन वाई। ये बी एक्स ऑन वाई का आंसर आ गया 3/2 और आया है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 1.5 इसका आंसर है। इसी तरह आप बी वाई ऑन एक्स का निकालेंगे, फिर आप दोनों को सॉल्व करेंगे। चलो मैंने अब करवा दिया है, एक मैंने करवा दिया, दूसरी आप खुद कर लें।
रेशो ऑफ एवरेज, ये क्या कह रहा है? ऐसी कोई डेफिनेशन इसकी है नहीं वैसे, शायद आजकल के जो हैं स्टैटिस्टिक वाले उन्होंने बना दी हो, लेकिन इसका तो यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। एग्जैक्ट ये नहीं होगा। रेशो ऑफ एवरेज डेविएशन इज कॉल्ड रिग्रेशन और कोरिलेशन। एवरेज डेविएशन, डेविएशन तो हमने कहीं पर भी इस चैप्टर में नहीं पढ़ी। ये अगर आया होगा तो चैप्टर नंबर 8 में, जहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, उसके साथ आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वो पढ़ते हैं। तो ये सिलेबस से वैसे निकाल दिया है कि आपने, उसमें ये भी है कि मीन, आप डेविएशन फ्रॉम मीन या डेविएशन फ्रॉम मोड या डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये 3 टॉपिक हुआ करते थे जो आईकॉन ने निकाल दिया है। अब सिर्फ आप डेविएशन पढ़ते हैं वेरिएशन की, इसके अलावा किसी की नहीं पढ़ते। चलें जी, कौन सा मैंने एक करवाना था, मेरे माइंड में आया था कि अगर वो आ जाए तो आपने कर लेना है। इस चैप्टर में मोस्टली जो था वो सारा कर लिया है। नहीं नहीं, ABCD पुलिस वाला वो क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क के लिए। ये मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए क्वेश्चन, और ना करो किए हुए, चलो नहीं किए, नहीं किए, झूठ बोल रहे हैं, और नहीं किए, चैप्टर 5 की किए थे। ओ मास्टर तू कि नहीं? हाँ चल शाबाश निकाल। जी इतनी गहराई में जवाब छोड़ दे सोचना। ये क्या ठीक है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ काय स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चलेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर प्रोबेबिलिटी के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आप लोगों ने 3 चीजें हैं, और वो है जी बेसिकली इसको सेट करने में, मतलब इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने में सबसे पहले हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जी रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट, मतलब आप किसी चीज को अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट, जिसे के m मल्टीप्लाई n रूल भी कहा जाता है, जिसे m मल्टीप्लाई n रूल भी कहा जाता है, उसे अरेंजमेंट कहते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन।
थैंक यू सर। अच्छा जी, अरेंजमेंट में जब आप m मल्टीप्लाई n रूल करेंगे तो इन सब से, वैसे इन सब से आप बेसिकली जो आंसर निकाल रहे होंगे वो होंगे पॉसिबल वेज के। एक चीज के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब या तो वो आप अरेंजमेंट से निकाल सकते हैं, या वो परम्यूटेशन से निकाल सकते हैं, या वो आप कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। सर अगर m मल्टीप्लाई n रूल से निकालें तो मैं इसकी सबसे पहली एग्जांपल m मल्टीप्लाई n रूल की ये रखता हूं कि अगर आप a b एंड c, ये तीन वैल्यू है a b एंड c, इनको आप कितने वेज में अरेंज या लिख सकते हैं। ए बी सी को कितने वेज में आप लिख सकते हैं। पहला मैंने लिख दिया, इसके अलावा अब ए बी सी को, ए को फ्रंट पे रखें, ये ना लिखने का आसान तरीका, ए को फ्रंट पे रखें, अगले शफल कर दें ए सी बी। अब क्या करें जी, बी ए सी बी सी ए, सी ए बी सी बी ए। ये पॉसिबल वेज आ गए कि आप ए बी सी को या ए सी बी या बी ए सी या बी सी ए या सी बी ए या सी ए बी, मतलब कि 6 वेज में लिख सकते हैं। इन 3 लेटर्स को आप 6 वेज में लिख सकते हैं। इन ए बी सी को आप कितने वेज में लिख सकते हैं, 6 वेज में लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हमने सीधी सी बना ली, ये हमने खुद से बनाए हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे किसमें, ये अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा तो ये m मल्टीप्लाई n रूल में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए बी सी तीनों देखे जाएं तो कोई भी इनमें शफल नहीं होता। तो जहां पर कोई भी शफल नहीं होता वो परम्यूटेशन की प्रॉपर्टीज में जाता है। लेकिन परम्यूटेशन की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा तो ये परम्यूटेशन की एग्जांपल में वैसे बेसिकली आएगा। अब एक पर्सन है, उसके पास 3 पेंट्स, 2 शर्ट्स, 3 टाई, 4 शूज। अब मुझे बताएं कि कितने पॉसिबल वेज होंगे कि ये ड्रेसिंग शफल कर सकता है, मतलब कितने वेज में ये ड्रेसिंग कर सकता है। तो ये 72 वेज में अपनी ड्रेसिंग कर सकता होगा। मतलब जितने भी पॉसिबल वेज आ रहे उन नंबर्स को आपने आपस में क्या करवा देना, सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन इसमें सबसे फेवरेट आई कैप का जो एमसीक्यूज है, सबसे फेवरेट वो मैं बनाऊंगा नहीं, बनाएंगे खाने पीने के रिलेटेड, लेकिन वो कॉल पैकेज के रिलेटेड होगा। उसमें मिनट्स, मतलब 4 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 7 सेकंड, मतलब ऐसा एक पैकेज होगा। उसके साथ एमबीज होंगे, उसके बाद मैसेज पैकेज होगा, उसके बाद मोबाइल डेटा होगा, वो सबका कॉम्बिनेशन बनाया होगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास में मैं यहां रखता हूं पिज्जा की क्वालिटी। अब मुझे बताएं कि कौन कौन से होते हैं जो खाते हैं। फजीता, हाँ, बोनसाइड भी होते हैं, टिक्का, ऑनलाइन वाला भी बता दें।
बस इतना। ये देख लो किसी ने फजीता के ऊपर, अब मैं क्या करूं इनका। चले देख लो, हैंग हो गया अब। और लो पंगे। चल शाबाश, छुट्टी कर मेरा पुत्र। अच्छा, अब ये हो गया पिज्जा में। अब इसके अलावा ड्रिंक्स, कोका कोला नहीं होता। वैसे असल में कोका कोला ही होता है, वैसे को कहते हैं को पेप्सी। अब तो बंद हो गई। भाई पिज्जे के साथ कौन स्टिंग पीता है, वो सिगरेट के साथ होती है। अच्छा जी, इसके अलावा ड्रिंक्स हो गई, ड्रिंक्स के साथ क्या होता है जी। अब कैचअप में देख लेते हैं जी, भाई कैचअप भी तो चाहिए। चिली, बस सिंपल तीन। इसके बाद कुछ नहीं करोगे। नहीं, आइसक्रीम में बताएं, आइसक्रीम क्या क्या हो सकता है जी। वो भाई नीचे की बात करो, कोई ऊपर ना जाओ। हाँ भाई, आप ना गई तो अगर पसंद नहीं आई तो। भाई अगर किसी को स्पेलिंग गलत लगे तो मैंने खाई नहीं है, मुझे ला के दिखाएं, मैं वहां से लिख लेता हूँ। इसके अलावा हाँ दिखाए ना। यार जो खाई है वो बताएं, जो देखी है वो नहीं। और बस चलो जी, यहाँ तक देखें। चलो, ये कुछ आपके पास काइंड्स आ गई हैं, ऐसे ही आपको एमसीक्यूज में वहां पर भी नजर आएंगे, लेकिन वो बॉक्स में बना के 4x4 का 4x5 का एक बॉक्स बनाएगा, उसके अंदर इन्हें फिल कर देगा। अब आपके पास पिज्जा की काइंड्स कितनी, 1 2 3 4 5 तो 6 3 और 4। अब आप इसमें सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 360 वेज हैं आपके पास कि आप उन्हें मंगवा सकते हैं। हो सकता है आप फजीता कोक चिली ओरियो मंगवा लो, या फजीता पेप्सी चिली ओरियो मंगवा लो, या आप फजीता फांटा चिली, मतलब कि एक एक को सबके साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेपर से फ्री हो जाए तो उसके बाद इसे बना लीजिएगा। मून में पानी आ गया। उसके मून में, अच्छा जी, मतलब इस तरह का m मल्टीप्लाई n के केस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो भाई ड्रेसिंग में भी चले रहने दो, ऊपर हो गई है, ऊपर मेल्स की हुई थी। बस बस, अब परम्यूटेशन की अगर बात करें तो नंबर 2 पे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखे कि इसमें रेपिटिशन अलाउ नहीं होती, रेपिटिशन नॉट अलाउ, इसमें रेपिटिशन अलाउ नहीं होगी।
जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो क्या आउटर मैटर करेगा? फिर वो भाई करेगा। अगर आपने पहली वापस रखनी न, आपने दोबारा निकालनी नहीं है, तो फिर रिमेनिंग में ही देखेंगे कि कौन सी चीज परचेज करें। तो इसमें ऑर्डर मैटर, अगर ऑर्डर मैटर करेगा और रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो तीसरी प्रॉपर्टी फिर क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। नॉट सेम। अगर आप किसी भी किराना स्टोर पे चले जाते हैं या किसी भी आप यूरो स्टोर पे चले जाएं या किसी भी स्टोर पे चले जाएं तो आपको काउंटर के ऊपर एक ब्लू फ्रिज छोटी सी नजर आएगी, उसके अंदर आपको चॉकलेट्स बहुत काइंड की नजर आती हैं। अब क्या है जी कि अगर आप परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग उन्हें उठाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कि रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी, जो एक दफा आ चुकी वो दोबारा नहीं आएगी। अब उनमें से अगर फॉर एग्जांपल आपने उठा ली किटकैट, तो क्या दोबारा उठाएंगे? नहीं। अब आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये पहले मेरे हाथ में, ठीक है, इसके अलावा फिर कौन सी दूसरी उठाई जा सकती है? इसके बाद कोकोनट, ये भी तो होती है। चले बस, मतलब ज्यादा भी नहीं लेके आनी, फिर मुंह में पानी आ जाएगा, फिर अर्थ में भी आ जाएगा। मुश्किल अल्फाज ना बोला करें, नेम नहीं आते। चले, अब ये आप जब ये उठाएंगे तो ये वाली दोबारा नहीं आ सकते। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपने किटकैट चार ही उठानी है तो भाई ऑर्डर मैटर होगा ना कि एक ये आ गई तो फिर दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और सब में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट सेम ना हो, रेपिटेशन अलाउ ना हो, ऑब्जेक्ट आपके पास सेम ना हो और ऑर्डर मैटर करता हो, तो वहां पर आप लगाएंगे परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो NPR, एन से मुराद टोटल नंबर्स या टोटल ऑब्जेक्ट्स, और आर ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। अगर मैं कहूं कि भाई वहां पर 11 चॉकलेट्स पड़ी हैं, आपने 4 पिक करनी है, तो इनकी पॉसिबिलिटी बताएं या पॉसिबल वेज बताएं कि कौन कौन सी आ सकती है। लेकिन आपने परम्यूटेशन से उठाने की रेपिटेशन अलाउ ना हो, तो भाई फिर क्या होगा? टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स, उनमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो आपके पास 11C4 बन जाएगा, तो जो भी आंसर निकलेगा सर 11P4 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपके पास, एक मिनट, n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब अगर मैंने 11 में से 4 सिलेक्ट करनी है तो टोटल नंबर 11, n11, इनमें से मैंने सिलेक्ट करनी है 4 चॉकलेट्स, तो फिर क्या होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल। अब ये वर्ड में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फैक्टोरियल, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में, जिसे आप 9th-10th में हुर्रा, जोश वाले अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते थे कि हुर्रा वी विल मैच, तो हम मैच जीत गए, लेकिन हार गए। नहीं, लाहौर वाले, हम लाहौर वाले, क्योंकि हमारा सिटी भी तो वही है। मतलब एन मल्टीप्लाई किया भाई, M×N में सेम ऑब्जेक्ट दोबारा भी आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। उसमें क्या जी? ब्लैक्स, आप उसमें पॉसिबल वेज से, अब शर्ट के साथ पैंट भी होगी, पैंट के साथ आप शू भी पहनेंगे, टाई भी लगाएंगे, वो सभी एक पेयर आएगा कंप्लीट। अब आप
पिज्जा खाने बैठेंगे तो साथ ड्रिंक भी लेंगे, साथ केचप भी लेंगे, और एंड पे आप आइसक्रीम भी लेंगे, वो सभी एक साथ होगा। लेकिन इनमें से भी चार आपने एक दफा पिक करने हैं, लेकिन वो क्या रेपिटेशन अलाउ ना हो। वहां पर ऐसा कोई वर्ड था नहीं, वहां पर तो सिंपल थे। उसने कहा कि ये चीजें पॉसिबल वेज बता दें, लेकिन ये चीजें इनमें से इतनी निकालें पॉसिबल वेज बता दें। जब अपनी मर्जी से कुछ उठानी होगी फिर देखेंगे क्या रेपिटेशन अलाउ है या नहीं, क्या ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, तो फिर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसका आंसर निकालें, क्या निकला है? 7992। ये आंसर इसका निकला है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर 11P4 करें तो आंसर क्या निकलता है? 7920। तो भाई आपको फिर ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है मतलब उसके बराबर है, तो आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखें रूट्स में। अब देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास ला के दिखा दें। मैं वेट ही कर रहा था, डब्ल्यू नहीं है अंदर, ला के दिखा दें। नहीं, वो फील तो हो जाता ना कि अच्छा ये स्ट्रॉबेरी, अच्छा इसको तो ये थे। अच्छा, इसके बाद स्पेलिंग बस बस। जिसने खाई है उसे ही नहीं पता क्या देखी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। अब मैं कहता हूं कि इसमें से मुझे पॉसिबल वेज बताएं, इसमें मुझे पॉसिबल वेज बताएं कि कोई से 3 फ्रूट्स निकाल लो। तो ये परम्यूटेशन का होगा, ये कॉम्बिनेशन का। भाई मैंने फ्रूट्स का, मैंने कोई 3 मैंगो नहीं कहा। मैंगो होते तो सेम होते। मैंने कोई 3 मेलन्स ही नहीं कहा, मैंने फ्रूट्स का, और आजकल ये सारे फ्रूट्स में ही आते हैं। तो फ्रूट्स में सभी आएंगे तो ये सारे नंबर उसी में जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये टोटल ऑब्जेक्ट और उसमें से फ्रूट्स निकालने, तो भाई कोई भी आ सकता है। अगर मैं 4 मेलन्स कहता या वो 4 मैंगोज कहता, तो भाई फिर वो 4 एक जैसे सेम ऑब्जेक्ट हो सकते थे, वो कॉम्बिनेशन में जाना था। अभी किसमें है? परम्यूटेशन में। तो कितने? 4 10 21 25 27 27, उसमें से आपने 4 सेलेक्ट करने। आंसर जी 1 2 1 4। ये नहीं है भाई, ऑनलाइन वाले दोबारा चेक करें। 4 2 1। नहीं, मैंने फ्रूट्स का बोला है, तो इसलिए ये फ्रूट्स में आएंगे, और फ्रूट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही आ रहे होंगे जब आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह पोल्स में आपको नजर आएगा कि अगर वो कहते 3 रेड 4 ब्लैक 2 ग्रीन 4 येलो, इनमें से आप बोथ सिलेक्ट करें, कोई कलर डिसाइड ना करें, तो वो भी परम्यूटेशन से ही करेंगे। क्या 5? तो भाई 5 फ्रूट्स आप एक 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 6 कह ले। अगर 6 कहते हैं तो आपको 7 फ्रूट्स भी ज्यादा दिए होंगे। अगर अगर वो कह देगा तो फिर ये होगा कि 2 स्ट्रॉबेरी, फिर डिफाइन करके बाकी अदर्स में ले जाएंगे, और फिर वो कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, फिर वो कॉम्बिनेशन में जाएगा। और 1 मिनट, ये 2 2 5 5।
अब आगे कॉम्बिनेशन में, बल्कि अब परम्यूटेशन की काइंड्स है जो पेपर में पूछी जाती है, वो टाइप्स है परम्यूटेशन की, वो डिजिट या आपको नंबर्स में पूछी जाए, वो सॉरी अल्फाबेट्स या वर्ड्स या आपको नंबर्स में पूछी जाएंगी। अब परम्यूटेशन की टाइप्स में परम्यूटेशन की टाइप्स में या तो आपको वो नंबर्स में पूछेगा या आपको वर्ड्स में पूछेगा। भाई नंबर में पूछेगा तो नॉन जीरो डिजिट नंबर पूछता है, नॉन, उसके अंदर कहीं पर भी आपको जीरो डिजिट नजर नहीं आएगा। और अगर वर्ड्स में पूछेगा तो वर्ड्स में आपको नॉन रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड लेटर्स, उसके बाद वोवल्स टुगेदर, वोवल्स नॉट टुगेदर। अब नॉन जीरो डिजिट में स्टार्ट करते हैं। आपको कोई से 5 नंबर दे देता है, 2 3 5 7 8, कोई से 5 डिजिट नंबर दे दिया और उसने कहा कि आप 4 डिजिट कोड बना दें, 4 डिजिट कोड बना दें। आप इन 5 नंबर को इस्तेमाल करते हुए कोई भी 4 डिजिट कोड बना दे, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई? नहीं, आप अपनी मर्जी से कोड बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या रेपिटेशन अलाउ के साथ है या विदाउट रेपिटेशन है? रेपिटेशन अलाउ के साथ है या विदाउट? खामोश है, तो नेचुरल सिलेक्शन होगी। विदाउट रेपिटेशन आप उसे लेके चलेंगे। लेकिन नंबर्स या कोड्स में, नंबर या कोड में आप रेपिटेशन अलाउ से ही कोड भी बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर 0000 का कोड भी डाल सकते हैं, 2222 का भी डाल सकते हैं। जब तक वो रिस्ट्रिक्ट ना कर दे तो कोई नंबर रिपीट ना हो, ये डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर। अगर वो विद रेपिटेशन कहता है, इसका मतलब है कि रिपीट हो सकता है। अगर वो कहेंगे विद आउट रेपिटेशन, तो फिर रिपीट नहीं होगा। बनाएंगे हम दोनों से। भाई ये रेपिटेशन और नॉन रेपिटेशन कोड के केस में अगर आपको वो क्लियरली बता दे, जिस भी केस के साथ रेपिटेशन या नॉन रेपिटेशन उसके साथ करेंगे। लेकिन अगर नहीं बताएगा तो आप विद रेपिटेशन के साथ इसे सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आप इसमें दोबारा दोबारा वो नंबर अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते होंगे। अगर वो मोबाइल फोन नंबर बनाने को कह दे तो आप 0 से 9 तक का डिजिट कोई भी बार बार इस्तेमाल करके नंबर बना सकते हैं। अब अगर विद रेपिटेशन कह देता है तो विद रेपिटेशन कितने नंबर यहां आ सकते हैं? 2 3 5 7 8, ये नंबर यहां आ सकते हैं, मतलब 5 नंबर आ सकते हैं। क्या जब रेपिटेशन अलाउ है, अगर कोई नंबर पहले आ चुका है तो वो दोबारा आ सकता है या नहीं? आ सकता है। इनटू 5 इनटू, फिर दोबारा आ जाएगा इनटू 5, तो कितने पॉसिबल वेज? 125 625 वेज होंगे अगर रेपिटेशन अलाउ होगी तो। लेकिन अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो भाई पहले तो इन 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ऊपर मैं यह नंबर शो करवाऊंगा कि कितने नंबर आ सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये 5 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन इन 5 नंबर्स में से कोई एक भी नंबर यहां पर आपने लिख लिया रेपिटेशन नॉट अलाउड है, क्या दोबारा वो आएगा? नहीं। कोई भी एक नंबर मैं यहां लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 आ चुका है, क्या दोबारा 2 आ सकता है? नहीं। अब रिमेनिंग कितने नंबर में से आएंगे? 4 में से आएंगे। अगर इनमें से कोई एक नंबर फिर आ गया, रिमेनिंग कितने नंबर? और रिमेनिंग 2, तो पॉसिबल वेज 120 वेज आंसर आएगा। 120 वेज आपका आंसर होगा। सर ये तो थी विदाउट रिस्ट्रिक्शन,
अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दे और रिस्ट्रिक्शन लगा के कहे व्हाट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 से स्टार्ट हो, तो फिर आप क्या करेंगे, विद रेपिटेशन क्या होगा और विदाउट रेपिटेशन क्या होगा। अगर 2 से स्टार्ट करेगा तो विद रेपिटेशन में 2 स्टार्ट 2 से करना है, तो 2 वाले कितने डिजिट है, 1, तो यहां क्या आएगा, 1 ही आएगा, पहले 1 ही आएगा। इसके बाद अगर रेपिटेशन है तो भाई 2 दोबारा भी आ सकता है, तो फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पॉसिबल वेज। और अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो पहले तो आएगा 2, अब ये 2 आ चुका है, ये दोबारा नहीं आएगा, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 3 5 7 8, तो मतलब ये इन 4 में से कोई आएगा, यहां 3 में से और यहां 2 में से। आंसर 24 वेज। जी करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो कह दे एंड्स एट 8 पे एंड करवा दो, तो फिर क्या करेंगे, विद रेपिटेशन और विद आउट रेपिटेशन। जहां रिस्ट्रिक्शन लगाई सबसे पहले वहां पर चले जाएंगे। अब एंड पे 8 आना चाहिए, 8 वाले कितने, सिर्फ 1, आप 1, दोबारा यहां पर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, और इसके बाद यहां पर क्या होगा, 1 4 3 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा जी, सेम, दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा, एंड और स्टार्ट का। अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दे स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, तो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड एंड्स एट 7, 3 से स्टार्ट करें और 7 पे एंड करे, तो भाई फिर विद रेपिटेशन और विद आउट रेपिटेशन क्या होगा, यहां पर भी 1 एंड पे भी 1, रिमेनिंग 5 5 आएगा। और अगर विद आउट रेपिटेशन है तो स्टार्ट पे एंड पे 7 आ गया, स्टार्ट पे 1 आ गया, ये 2 नंबर गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 3 और 2। आंसर 25 और 6। अगर अगर कहते प्राइम नंबर आना चाहिए, सॉरी अगर कहते प्राइम नंबर तो बहुत आगे हुए पैसे, अगर कहते ओड नंबर आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, जब ओड नंबर की बात करेगा तो ओड नंबर के लिए लास्ट वाला डिजिट आपका डिसाइड करता है कि नंबर आपके पास ओड होगा या इवन होगा। अगर लास्ट वाला डिजिट आपके पास इवन है तो सारे का सारा आपके पास नंबर इवन होगा, और अगर लास्ट वाला जो है वो ओड है तो सारे का सारा नंबर आपका क्या होगा, ओड होगा। अब हमें चाहिए ओड और 4 डिजिट चाहिए विद रेपिटेशन के साथ, तो भाई ओड कौन कौन से हैं, 3 5 7, तो मतलब लास्ट पे 3 नंबर्स में से कोई भी आ सकता है, तो 3 जो आया है वो दोबारा भी आ सकता है, तो 5 5 5 3 75 इज। और अगर विद आउट रेपिटेशन होगी तो लास्ट पे 3 नंबर्स होंगे, इनमें से कोई एक आ गया तो रिमेनिंग रहेगी 4 फिर 3 फिर 2, 72 वेज आ जाएंगे, ये विद आउट रेपिटेशन होगा। इसके अलावा अगर डिवाइडेड बाय का आ जाए केस, जाने तो चले जाए, अगर डिवाइडेड बाय का केस आ जाए और वो कह दे कि आप वो वाला नंबर देखें जो 8 पे डिवाइड हो, जी भाई इधर देखें एंड पे लास्ट पे 2 सॉरी 3 5 7 यही आ सकते हैं, ये डिसाइड करेंगे नंबर इवन है या ऑड। कोई यहां पर कोई भी एक नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 7 आ चुका, ना 3 आया ना 5 आया, 7 आ गया लास्ट पे, तो अब क्या 7 दोबारा विदाउट रेपिटेशन में आएगा, नहीं, तो रिमेनिंग कितने नंबर रह गए, 4। अब 4 में से कोई एक आ गया, दोबारा 3 में से कोई एक आ गया 2, क्योंकि और नंबर जो होता है
वो आपका लास्ट वाला डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 है, तो आप फौरन से ये कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है, इवन है। अगर 2 2 3 है, तो जैसे 3 आया तो फौरन आपने क्या कह दिया, ओड, क्योंकि लास्ट वाला नंबर डिसाइड करेगा कि वो इवन है या ओड है। अगर डिवाइडेड बाय 8 कह देगा तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा और वो 1 होगा, तो आपके पास इसकी भी प्रोबेबिलिटी यही सेम इनके वाली बनेगी। अच्छा जी, ये थी परम्यूटेशन नंबर के साथ। अगर वो आपको वर्ड्स में दे दे तो फिर पहले नंबर का केस है जी नॉन रिपीटेड लेटर्स। नॉन रिपीटेड लेटर्स में कि आपके जो भी लेटर्स होंगे वो दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेन, अब इस पेन में कोई भी लेटर आपका अगेन रिपीट नहीं होता। इसका अगर आपने पॉसिबल वे निकालना है तो आप टोटल लेटर्स का क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। टोटल लेटर्स कितने, 3, तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर 6। दूसरी एग्जांपल अगर इसकी लें तो वो आपकी बन जाएगी पेंसिल। अब पेंसिल में भी कोई भी वर्ड आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल लेंगे। टोटल लेटर्स कितने, 6 फैक्टोरियल, आंसर 70। अब मैं फैक्टोरियल, अब मैं ऊपर फैक्टोरियल का बताने लगा था कि फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आपके पास जिस भी लफ्ज के साथ ये साइन होगा, जैसे 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होगा कि 4 और 4 से प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये फैक्टोरियल का मतलब होगा। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी एमसीक्यूज में आएगा। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 होता है। या आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई वर्ड यानी कि रिपीटेड लेटर आ जाए, अगर रिपीटेड लेटर्स का केस आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। जैसे कि रिपीटेड लेटर में नंबर 1 पे गूगल। अब गूगल में रिपीटेड लेटर्स कितने हैं, ओ और जी जी। अब इसमें सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होगा टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने, 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स कितने हैं। और कभी भी आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इवन कि आपके रिपीटेड लेटर्स कितने आ रहे हैं, 4 रिपीटेड लेटर्स। सर नॉन रिपीटेड लेटर में ये होगा कि जो आपका लेटर दोबारा आपको नजर ना आए, यहां पर कोई भी लेटर आपको दोबारा नजर नहीं आ रहा, अगर ऐसा केस होगा तो आप टोटल लेटर्स काउंट करेंगे कितने हैं एक वर्ड के अंदर, आप उनका फैक्टोरियल ले लेंगे तो उसका पॉसिबल वेज आ जाएगा। और अगर उसके अंदर कोई वर्ड या कोई लेटर दोबारा रिपीट हो रहा होगा तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। वो एक वर्ड हमने लिया गूगल का, इसमें आपको ओ भी 2 दफा नजर आ रहा है और जी भी 2 दफा नजर आ रहा है। अब उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल। गूगल में कितने लेटर्स, टोटल 6 डिवाइडेड बाय जी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा। आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल जी का है। उसके बाद इनटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल ओ का है। तो मतलब अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। 1, इसके बाद मेरा नेम, सही। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, डबल ई, रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं। टोटल लेटर्स कितने, 5 रिपीटेड लेटर्स, उसका आ जाएगा टोटल लेटर्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल कौन से वाले हैं जी, ई वाले। आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, कैसे लगेंगे,
क्लास में चल जाता है, ये लाइव है, पैसे लगेंगे। इसके बाद है जी वॉवल्स टुगेदर। जहां पर वॉवल्स एक साथ आए। अब वॉवल्स कौन से हैं आजकल? ए, ई, आई, ओ, यू। सर्दियों में फिलहाल यही चल रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवल्स है। अब इनको एक साथ लेके आना है, वॉवल्स टुगेदर एक साथ आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी गूगल, गूगल के अंदर वॉवल्स कितने? ओ और ई। वॉवल्स कितने जी? ओ और ई। तीन वोवल्स हैं आपके पास। वोवल्स कितने? तीन। अब तीन वोवल्स निकालने के बाद टोटल लेटर्स कितने बच गए? तीन। टोटल लेटर्स कितने बच गए? तीन। जी, जी, एल, ये तीन लेटर्स बच गए। या तो आप क्या कर दें, इन तीनों लेटर्स को अलग अलग कर दें, जी, जी, एल, कि अब ये वाले वोवल्स जहां भी आएंगे तीनों एक साथ आएंगे। भाई ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो कितनी टोटल पोजीशन बनी? फोर पोजीशन बनी कि ये तीनों फोर पोजीशन पे आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? ये होता है टोटल पोजीशन का फैक्टोरियल, टोटल पोजीशन का फैक्टोरियल इनटू वोवल्स टुगेदर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल। अब पोजीशन कितनी बनी? फोर। फोर फैक्टोरियल इनटू वोवल्स टुगेदर कितने हैं जी? थ्री, डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर टू इंटू टू फैक्टोरियल। ये ओ का और ये जी का। अगर ना भी कहे तो जहां जहां रिपीटेड नजर आएंगे आप उनको रिपीटेड लेटर्स पे डिवाइड करवाएंगे। अगर वोवल्स का केस कहते तो भाई वोवल्स के साथ वोवल्स टुगेदर का कह दे, तो आपने वोवल्स टुगेदर के लिए पहले वोवल्स अलग कर लेने हैं और रिमेनिंग लेटर्स जो कि वोवल्स नो टुगेदर के होंगे वो अलग कर लेने हैं। आप कॉन्सोनेंट को अलग करके वोवल्स को अलग कर लेंगे, फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे कितने हैं उनको काउंट करें, +1 कर लें। तीन बचे थे, तीन प्लस वन करेंगे फोर, तो मतलब ये पोजीशन बता देगा। वो वन क्यों किया? क्योंकि स्टार्ट में भी आ सकते हैं। तो फोर इंटू जितने वोवल्स हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल। सर अगर रिपीटेड लेटर सिर्फ पूछा हो या ना बताओ, एक वर्ड लिख दे कि स्टैटिस्टिक्स का मुझे बता दे पॉसिबल वेज। सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल है कि स्टैटिस्टिक्स का पॉसिबल वे बता दो। तो क्या आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वर्ड वोवल्स टुगेदर का होगा तो फिर वोवल्स टुगेदर के साथ करेंगे, अदरवाइज एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9 और 10, टोटल लेटर्स कितने? 10। टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ना भी बोले, ना भी बोले तो भाई जो रिपीट हो रहा है आपने उससे उसे डिवाइड करना है। तो रिपीटेड लेटर्स पी, टू, उसके बाद आई, आई, टी, तीन, उसके बाद एस, 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 तो तीन ही एस, तीन ही टी और दो आई, मतलब ये आई हो गया और ये एस और ये टी। तो यही आपके पास रिपीट हो रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉसिबल वेज आ जाएगा। अब वोवल्स में टोटल पोजीशन कैसे देखनी है, एक और वर्ड देख लेते हैं।
सिंपल सा वर्ड है जी मिसिसिपी। अब हमने इसका देखना है वोवल्स टुगेदर। अब वोवल्स टुगेदर क्या है जी, आपने देखना है ए ई आई ओ यू। आई है 1 2 3 4, तो यहां ये वोवल्स होंगे, ये निकालिए वोवल्स। तो इसके अलावा कोई और वोवल आता है? नहीं। तो वोवल से निकाल के पीछे वर्ड क्या बचता है? एम एस 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 पी पी। ये वोवल्स के बगैर वर्ड बचते हैं। तो वोवल्स वाले कितने? 4 फैक्टोरियल। जो वोवल्स के बगैर होंगे उनको काउंट करें, कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 और +1, मतलब इसमें एक स्टार्ट में भी आ सकते हैं वोवल्स, तो +1 कर देंगे तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आप इसे कैसे लिखेंगे जी? 8 फैक्टोरियल्स इंटू 4 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय, क्या रिपीटेड हो रहा है कुछ? 4 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 पी का, ये एस का और ये आई का। तो आपने रिपीटेड लेटर्स के साथ डिवाइड तो करवाना है, चाहे वो बोले या ना बोले। तो एक जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है उसका मतलब ये है कि अगर आप एक वर्ड, जैसे कि ये इसमें से आपने वोवल्स एक तरफ निकाल लिए, सिंपल जी जी एल बचा। अब ये जो वोवल्स हैं ये इन जी जी एल में एक साथ एडजस्ट करने हैं। सर ये इस जी के बाद भी आ सकता है, इस जी के बाद भी आ सकता है, इस एल के बाद भी आ सकता है। क्या ये स्टार्ट में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो ये 3 तो ये थे, तो स्टार्ट वाली एक एक्स्ट्रा पोजीशन उसमें ऐड करेंगे, इसलिए 1 उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जितने आपके पास वोवल से निकालने के बाद लेटर्स बचेंगे, उन लेटर में +1 करके आप उनकी टोटल पोजीशन बना लेंगे। और अगर वोवल्स टुगेदर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? टोटल पॉसिबल वेज, यानी कि मिसिसिपी के जितने भी टोटल पॉसिबल वेज निकलेंगे, सर वो कैसे निकलेंगे? मिसिसिपी कितने वर्ड्स हैं? लेटर्स हैं 11। बल्कि इसे गूगल से करते हैं, गूगल वाला आसान है, मतलब छोटा वर्ड है। गूगल, गूगल के टोटल पॉसिबल वेज, वो टोटल लेटर्स डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स से निकलेगा। टोटल लेटर्स 6, रिपीटेड लेटर्स, आंसर 180। ये निकला जी टोटल, ये निकला है टोटल वेज का। हमने अगर वोवल्स टुगेदर निकालेंगे तो वोवल्स टुगेदर का क्या निकलेगा? टोटल पोजीशन इनटू टोटल वोवल्स डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स। भाई रिपीटेड लेटर्स का पता है कि 2 इंटू 2 आएगा। अब टोटल पोजीशन आपके पास कितनी बनेगी? जी जी और एल, 3 ये +1 तो 4 फैक्टोरियल, और आपके पास ओ ओ ई, ये आपके पास तीनों क्या होंगे? वोवल्स होंगे, तो इंटू 3। आंसर क्या आया? 36 वेज। अब ये टोटल वेज में से अगर माइनस कर देंगे वोवल्स टुगेदर के, तो आपके पास वोवल रिमेनिंग जो आएगा वो नॉट टुगेदर का आएगा। लेकिन वोवल्स का कभी उसने पूछा नहीं है। 180 माइनस 36 करें तो आंसर कितना आएगा? 144। ये वोवल्स नॉट टुगेदर का आंसर निकलेगा, लेकिन कभी इसने पूछा नहीं है। अगर आएगा तो आपके पास ये रिपीटेड वाला केस आ सकता है या नॉन रिपीटेड वाला। ये इन दोनों में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई लेटर रिपीट हो तो नहीं रहा। अगर रिपीट हो रहा होगा तो आपने रिपीटेड लेटर पे डिवाइड करवा देना है। अगर नहीं होगा तो आप टोटल लेटर्स का पिक्टोरियल लेके उसका आंसर लगा देंगे। चलें यहां तक कर लें जी। फिजिकल वाले जा सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।
ओके जी, इंशाल्लाह कर दूंगा मैं आज आप लोग को। अगर उसकी रिक्वायरमेंट में आ जाए तो फिर बाउंड नहीं है हम, तो सेम वैसे करें, इसलिए करवा रहा हूं। तो सर अगर नॉन रिपीटेड लेटर में अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो फिर वो रिपीटेड लेटर में आ जाएगा ना, फिर वो नॉन रिपीटेड से निकलकर वो रिपीटेड लेटर ही कहलाएगा। मैंने केस अलग किया था कि अगर कहीं पर कोई लेटर रिपीट ना हो तो नॉन रिपीटेड है, अगर वो रिपीट हो जाएगा तो फिर आपका वो रिपीटेड लेटर कहलाएगा। फिर आप टोटल लेटर्स का पिक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जो लेटर उसमें रिपीट होगा उससे डिवाइड करवा देंगे तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। पचास 50 रुपए ठीक है, इंशाल्लाह थर्सडे को करवाऊंगा, कल बारबेक्यू इसलिए करवाऊंगा नहीं, कल ये भी क्लास शायद ना हो, लेकिन थर्सडे को इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स भी साथ में स्टार्ट होगी। सर 200 रुपए रिटर्न कर दीजिए। सर आप 200 नहीं देना, 600 मुझे दो। बात बताओ सर ये देखो। अच्छा हाँ इसके अलावा ये हो गए, मेरा तो हो गया काम। ये इसके हो गए, ये मेरे हो गए, गिनती करें तो हम तीनों के पूरे हो गए सर। सर ये मेरे 50 ठीक है, सर मतलब कोई रिटर्न नहीं कर रहे। नहीं नहीं अल्लाह माफ करे। हम तीन के पूरे हो गए। वैसे मैंने सोचा हुआ था नहीं देंगे तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज ऑनलाइन वाले बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसे?